हेलो फ्रेंड्स, आप सब इंतज़ार कर रहे थे MSD 10 का, जो कि प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं। तो मैं आज MSD 10 लेकर आई हूँ। इसमें आप देख लीजिए कि व्याख्या के लिए 10 टॉपिक हैं, 10 कहानियाँ हैं जिसकी व्याख्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये छोटी किताब में लिखी हुई है, ये अलग से ये नाम, और इन्हीं से व्याख्या पूछे जाते हैं। इसमें बूढ़ी काकी, बेटों वाली विधवा, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, समर यात्रा, आहुति, बलिदान, सवा सिर गेहूँ, दो बैलों की कथा और सदगति। तो इन कहानियों को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनके बीच से कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसका व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने एक पैराग्राफ का व्याख्या मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे लेकर आई हूँ। ये इस तरह से एक पैराग्राफ दिया जाता है। ये बूढ़ी काकी से है ये व्याख्या। और रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी देखने पढ़े थे। मतलब ये इस तरह से एक पैराग्राफ होगा और हमें क्या करना है कि इनमें से कुछ शब्दों के शब्दार्थ लिख देने हैं। हमें बहुत ही आसान होता है, चूँकि ये पैराग्राफ जो है कहानी का है, तो इसमें शब्दों के अर्थ हमें पता होते हैं। और एक इसका संदर्भ बनाएंगे कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये बूढ़ी काकी से ली गई है और प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे 81817 इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं वो संग्रहित किया गया है मानसरोवर में, संग्रहित किया गया है। तो जो बूढ़ी काकी है वो उनके मानसरोवर 8 में संग्रहित है। उनका 1 से 8 तक मानसरोवर है और प्रत्येक में 8-10 कहानियाँ हैं, 20-21 इस तरह से कहानियाँ हैं प्रत्येक में। तो जो बूढ़ी काकी है वो मानसरोवर 8 में संग्रहित है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये प्रेमचंद्र की मानसरोवर 8 से लिया गया है। वैसे ही बेटों वाली विधवा मानसरोवर 1 में, नमक का दरोगा 8 में, बड़े भाई साहब 1 में, समर यात्रा 7 में, इस तरह से ये संग्रहित है। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश बूढ़ी काकी से ली गई है, यह कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है और यह प्रेमचंद्र के मानसरोवर 8 से ली गई है, इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रसंग इसमें लिखते हैं कि इसमें लेखक के ने रूपा के किस रूप का वर्णन किया है, किस तरह से, किस प्रकार अपनी स्वार्थता और अन्याय का बोध हुआ है उस रूपा को। जो रूपा थी बूढ़ी काकी को बहुत, मतलब जानबूझ को तो परेशान नहीं करती थी, लेकिन जो बूढ़ी थी जिसको काकी कहती थी वो घर में उसी का सब कुछ था, लेकिन वो बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार, उसको ठीक से खाना नहीं देती थी। और जब उसके बेटे का, रूपा के बेटे का तिलक चढ़ना था, उस दिन भी जब खाना बना था तो बुढ़िया के मुंह में पानी आ रहा था और वो बार बार बाहर की तरफ निकलती थी और रूपा उसे बार बार बेइज्जत करके अंदर भेज देती थी। जब अंत में जो बूढ़ी काकी है वो जो पूरी जहाँ पे फेंका हुआ था, जो लोग खा के जा चुके थे, वहाँ पे बैठकर पूरी खा रही होती है, तब रूपा जो है वो देखती है और उसको अपने जो स्वार्थपरता और अन्याय का बोध होता है, यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे इसका व्याख्या भी दिया गया है, आप देखेंगे इस तरह से। रूपा उस समय कहती है कि बुढ़िया का ही सब कुछ है, और वो चूँकि ब्राह्मणी थी उसके बाद भी जूठन खा रही थी, तो वो देखकर उसे लगता है, और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना भी करती है कि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये लिखने के बाद फिर हम एक विशेष लिखते हैं कि उसमें बताते हैं कि संपूर्ण कथा जो है मार्मिक है, हृदयस्पर्शी है, करुण रस से भरा हुआ है और यथार्थपूर्ण है, विश्वसनीय है, भावात्मक शैली है इसमें, जो भाव का पता चलता है और विश्वास करने योग्य है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम ऐसे लिख देते हैं जिसमें कि इंसान विश्वास ही ना करे, तो इसको पढ़ के लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो विश्वसनीय है। उसके बाद गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हम बनाते हैं। एक है अर्थ ग्रहण प्रश्न, जो मैंने यहाँ लिखा है, रूपा की स्वार्थता और अन्याय क्या था, वो क्या की थी बुढ़िया के साथ, और रूपा से बड़ी भारी चूक क्या हुई थी, वो क्या गलती की थी। तो ये है अर्थ ग्रहण वाला प्रश्न, इसके उत्तर हम यहाँ पे लिख देते हैं। और मैंने एक तरह का और प्रश्न बनाया है जो कि विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न है।
रूपा ने भगवान से क्या क्षमा मांगा और रूपा को किस बात का सबसे अधिक अफसोस हुआ। फिर इसका हम उत्तर भी लिख देते हैं और इसी तरह से व्याख्या हमारा पूरा होता है। तो व्याख्या करने का ये तरीका है, जो मेरे तरह से जो तरीका है वो देख लीजिए, और अगर आप इस तरह से व्याख्या करते हैं तो बहुत ही सटीक होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये पूरा MSD10 है, इसको कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पे भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो रखा गया है इसमें इकाई 1, इसमें भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रेमचंद्र की कहानियाँ। उसके बाद स्त्री जीवन पर, दलित जीवन, किसान जीवन, सांप्रदायिकता, इन चीज़ों पे ये आधारित है पहला इकाई। सारे इकाई हम देख लेते हैं, फिर एक एक पर हम चर्चा करेंगे। इकाई 2 में देखेंगे कि प्रेमचंद्र की कहानी कला क्या थी, प्रेमचंद्र की कहानी और हिंदी आलोचना, उसमें क्या इनका योगदान रहा है, मनोवृत्ति, बूढ़ी काकी, बेटों वाली विधवा, इस तरह से अब इसको कहानियों को अलग अलग बांट दिया गया। खंड 3 में नमक का दरोगा, विध्वंस, गुल्ली डंडा, जुलूस और समर यात्रा। और खंड 4 में सुजान भगत, 2 बैलों की कथा, सवा सिर गेहूँ, सदगति और कफन। इतना यहाँ पे दिया गया है। छोटी वाली बुक में आप देखेंगे तो उसमें कहानी 20 है। एक प्रेम की होली है जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहला ही कहानी है प्रेम की होली, जिसको यहाँ पे मेरे ख्याल से शामिल नहीं किया गया है, जो आपकी बड़ी वाली बुक है उसमें। तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रश्न किस तरह के आते हैं। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, और कई बार लॉन्ग प्रश्न, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र की राष्ट्रवादी विषयक दृष्टिकोण कैसी थी, या प्रेमचंद्र की दलित जीवन या स्त्री जीवन, स्त्री संबंध, प्रेमचंद्र और स्त्री संबंध का दृष्टिकोण क्या था, स्वाधीनता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न यहीं से बनता है, और 3 प्रश्न करने होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं। तो टाइम का, समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि 2 घंटे का होता है और 50 नंबर का पूरा पेपर होता है। उसके अनुसार आप पॉइंट्स में चीज़ों को देखिए और उसको टाइम के अनुसार ही व्याख्या दें या विस्तार दें। मैं अभी यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि जो प्रेमचंद्र जो थे वो 1936 में इनका देहांत होता है, और इनका आखिरी जो कहानी थी वो कफन थी 1936 की। गांधी जी से प्रेरित थे और इन्होंने 4 चरणों में कहानियों को लिखा है। पहला चरण जो इनका कहानी का था वो इन्होंने जो किंवदंतियाँ थी उस पर आधारित, जो लोगों की जो कहानी जो सामान्य रूप से लोग मुंह से बोला करते थे उन पर आधारित थी। और इनका दूसरा चरण जो था वह जो समाज का जो राष्ट्रवाद से प्रेरित था, दूसरा चरण राष्ट्रवाद से प्रेरित था, जिसमें कि इनकी जो कहानियाँ थी 5 कहानियों को इन्होंने लिखा था और वो उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। और तीसरा चरण गांधीवाद से प्रेरित था, जो कि 1920 से 1929 तक का समय था। और चौथा चरण जो था 1929 से 1936 तक का, इसमें इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया था। 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी, और इनकी जो मानसरोवर है उसमें सारी कहानियों का संग्रहित किया गया है। कुछ और भी चीज़ बुक है एक छोटी मोटी, उनमें भी कहानी है इनकी, लेकिन मुख्य रूप से मानसरोवर इनका उल्लेखनीय होता है। तो इस तरह से इनका जो शुरू होता है कहानी लेखन का। अगर हम सबसे पहले राष्ट्रवाद विषयक दृष्टिकोण इनका हम देखते हैं, तो इसमें इन्होंने राष्ट्रवादिकता को व्यापक रूप से इसमें दिखाया है। जानवरों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति दी है इन्होंने राष्ट्रवाद की। हिंसा परमो धर्म पर आधारित इनकी एक चर्चित कहानी रही है। और आप देखेंगे कि 2 बैलों की आत्मकथा जो है, 2 बैलों की कथा जो है, जो हीरा और मोती के माध्यम से भी इन्होंने राष्ट्रवाद को दिखाया है कि किस तरह से हीरा मोती अपने बंधन से छूट जाना चाहते हैं और आज़ाद हो जाना चाहते हैं।
और स्वराज की मांग की इन्होंने, स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, किसानों का विद्रोह किया। किसानों का विद्रोह नहीं किया, किसानों के विद्रोह को दिखाया इन्होंने अपने लेखनी में। स्त्रियों की भागीदारी दिखाई, जो किस तरह से राष्ट्र प्रेम में या स्वराष्ट्र में किसानों ने अपनी योग्यता दिखाई, स्त्रियों ने अपनी भागीदारी दिखाई। अलग अलग कहानी में इन्होंने इन चीज़ों को दिखाया है। जो धार्मिक कट्टरता थी, जो राष्ट्रवाद में जो धार्मिक कट्टरता थी, उसको भी उन्होंने दिखाया। उसके बाद जो धन के लालच में जो लोग पड़े हुए थे, धन लोलुपता का जो पूरा एक ताना बाना था, उसका भी खात्मा इन्होंने दिखाया अपने लेखनी में। और शोषितों का विद्रोह दिखाया, जो लोग शोषित थे वो भी आज़ादी होना चाहते थे, जो सवा सेर गेहूँ वगैरह में आप देख सकते हैं। गांधीवाद से प्रभावित रहा इनका लेखन। और स्वार्थवृत्ति जो थी राष्ट्रवाद में, उसका इन्होंने खंडन किया कि स्वार्थ जो था उसको लेकर नहीं चलना है। फूट की नीति जो अपना रहे थे अंग्रेज, उसका इन्होंने विरोध किया। अंधविश्वास था, उसको राष्ट्रवाद से अलग किया कि अंधविश्वास में पड़ के हम अपने हक को नहीं छोड़ सकते हैं। जो कुरीतियाँ जो थी, जो राष्ट्र में जो कुरीतियाँ थी, जिसकी वजह से छुआछूत और ब्रह्म आडंबर वगैरह जो थे, उनका भी इन्होंने विरोध किया। राष्ट्रवाद में आचरण तथा आदर्श जो था उसको इन्होंने अनिवार्य बताया। आचरण होना चाहिए और आदर्श होना चाहिए, और ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जानी चाहिए जिसमें शोषण ना हो, दमन ना हो, ऊंच नीच का कोई स्थान ना हो। तो इन टॉपिकों को लेकर हम अगर अपनी बातें पूरी करें और एक एक पॉइंट को दो दो लाइन में लिखते जाएं, तो हमारा पूरा प्रश्न का उत्तर बन जाएगा राष्ट्रवाद पे या फिर राष्ट्रीय आंदोलन पे। और अगर हम इस स्त्री विमर्श के ऊपर देखते हैं, जो स्त्री से जो प्रश्न बनता है, स्त्री के अधिकार का जो प्रश्न था प्रेमचंद्र पे, या स्त्री और प्रेमचंद्र, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग भी बनते हैं, और लगभग ये प्रत्येक वर्ष देखा जाता है। तो इन्होंने स्त्री का जो पूरे अस्तित्व था, पूरा ही सब कुछ, उसमें विधवाओं की बात हो या फिर नारी के खुद के अस्तित्व की बात हो, शिक्षा की बात हो, विधवा पुनः विवाह की बात हो या फिर बाल विवाह हो, हर चीज़ पे इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो पॉइंट में मैं इस पे बात करूँगी। जैसे नारी के अस्तित्व की बात इन्होंने की। आप इनका एक कहानी देखेंगे घास वाली, जिसमें कि मूलिया इसकी पात्र है। उसमें आप देखेंगे कि घास वाली अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है, और जो एक लड़का जो होता है, जो स्वर्ण जाति का होता है, उसका वो विरोध करती है, वो चूँकि इन पे बुरी दृष्टि डालता है। बाद में ये भी दिखाया गया है कि इसके अस्तित्व की, नारीत्व का जो इम्पॉर्टेंस है, उसको इस तरह दिखाया है कि वो लड़का फिर इनका रिस्पेक्ट करने लगता है, जो मूलिया है उसकी इज्जत करने लगता है, और वो नहीं चाहता है कि मूलिया घास लेकर बाज़ार में बेचने जाए, और उसके पति की भी वो मदद करता है। तो इस तरह से उन्होंने समाज में जो निगेटिविटी था, नकारात्मकता था, उसके साथ साथ सकारात्मकता को भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो नारी के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया था। विधवा पुनः विवाह का इन्होंने अपनी कहानियों में चर्चा किया। नाग पूजा एक कहानी थी जिसमें कि तिलोत्मा का पुनः विवाह दिखाया गया है, जो कि उनके खुद के पिता के द्वारा ही करवाया जाता है। इसी तरह बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। उस समय बाल विवाह बहुत ही जोरों शोरों पे था, उसका इन्होंने विरोध किया। तलाक का समान अधिकार देने की बात की कि तलाक अगर मर्द दे सकते हैं तो औरतें भी दे सकती हैं। गोदान में राय साहब की जो बेटी थी मीनाक्षी, उसके तलाक की बात दिखाई है इन्होंने कि वो तलाक लेती है, और इतना ही नहीं, वो गुजारा भत्ता भी अपना मांगती है। और कर्म भूमि की सुखदा है, वो भी तलाक की बात करती है और तलाक लेती है। पैतृक संपत्ति में स्त्री का समान अधिकार दिखाया गया है इनकी कहानियों में, कि जिस तरह से लड़कों को समान अपना अधिकार होता है, वैसे ही लड़कियों को भी अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। पैतृक यानी पिता की संपत्ति। उसके बाद वेश्या की समस्या, इस पे भी इन्होंने एक वेश्या कहानी लिखी थी, और भी कहानियाँ हैं, लेकिन उसमें जो माधुरी है वह सवाल उठाती है कि वेश्या बनती ही क्यों है, औरतें ही क्यों वेश्या बनती हैं। तो
उन्होंने इन सब सवालों को भी खड़ा किया था। और नारी को सशक्त करने के लिए इन्होंने शिक्षा रूपी तो हथियार अपनाया ही था, समानता का अधिकार भी इनको दिलवाया था कि नारी को हर चीज़ का में समान अधिकार है। जैसे कि पहले हमने बात किया था कि पैतृक संपत्ति में, पर उन्होंने पिता के अंतिम संस्कार में भी ये संस्कार में समान अधिकार दिलवाया स्त्री को। एक शुभांगी कहानी, इसकी शुभांगी जो है अपने पिता के अंतिम संस्कार में उनका अंतिम संस्कार करती है, अपने भाइयों के होते हुए भी। उसके बाद स्त्री मुक्ति की बात की गई है। इन्होंने आदर्शवाद के पहले लेखन किया और आदर्शवाद के बाद उन्होंने यथार्थवाद पे भी अपना लेखन चलाया। गांधी जी मानते थे कि उन्हें हिंदू ही नहीं मानूंगा, हमारे दलित भाई को भी भाई ना माना जाए, अछूतों के साथ सज्जनता का व्यवहार न किया जाए। जो लोग जो दलित भाई हैं उनके साथ सज्जनता का व्यवहार नहीं करते हैं और उनको अपना भाई ना मानते हैं, उन लोगों को भी वो हिंदू नहीं मानेंगे, ऐसा उनका मानना था गांधी जी का। और प्रेमचंद्र गांधी जी के बताए रास्ते पे चल रहे थे, तो उन्होंने भी दलित जीवन को उजागर किया अपनी लेखनी के द्वारा। इसमें आप देखेंगे कि सदगति जो कहानी थी इनकी, उसके बाद ठाकुर का कुआं था, इसमें गंगी और जोखू जो थे इसके कैरेक्टर थे। सदगति में दिखाया जाता है कि एक जो नीची जाति का जो व्यक्ति होता है वो अपनी बच्ची की शादी के लिए दिन दिखवाना चाहता है और वह पंडित के पास जाता है और पंडित उससे दिन भर बेगार करवाते हैं। एक लकड़ी का गांठ तोड़ने के लिए कहते हैं, जिसको तोड़ते तोड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो लकड़ी की गांठ नहीं टूटती। तो उस लकड़ी को जो है प्रेमचंद्र जी ने दिखाया है कि वह एक जाति का और जो दलित का जो जीवन है उसका गांठ है और उसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि उससे टूट नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद भी वहाँ पे दिखाया जाता है कि चूँकि वो ब्राह्मण के घर पे मरते हैं, तो जो दलित हैं वो लोग उसके शव को उठाने नहीं आते हैं और जो ब्राह्मण है वो किसी तरह रात के अंधेरे में उनके पैर में रस्सी बांधकर और खींचकर उसको जंगल में छोड़ आते हैं, तो अंतिम संस्कार का भी उनको सहयोग नहीं मिलता है। तो इस तरह से उसमें दिखाया गया है किस तरह से दलितों का जो अपमान होता है और उनका। दूसरा ठाकुर का कुआं है, जिसमें कि जो उसकी जो पात्र है गंगी, वह अपने पति के लिए, जोखू जो है उनके पति, उनके लिए पानी लाना चाहती है, स्वच्छ पानी लाना चाहती है। जो इनके लिए, जो दलितों के लिए जो कुआं है उसका पानी गंदा हो गया होता है और वो ठाकुर के कुएं से पानी लाना चाहती है, जिसमें कि वो सफल नहीं हो पाती और वो घर आती है और देखती है कि उसका पति वही गंदा पानी, जो कि उस कुएं में कोई जानवर मर जाता है और वही गंदा पानी वह पी रहा होता है। वह विरोध करने की कोशिश करती है। यहाँ पे भी एक विरोध दिखाता है स्त्री का और नीची जाति का, दलित का, कि लोग अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से अगर दूध का दाम देखते हैं तो इसमें भी प्रेमचंद्र जी ने दिखाया है। भूंगी एक छोटी जाति की स्त्री है जो कि महेश नाथ जी के घर पे जच्चे खाने में काम करती है और उनके 3 बेटियों पर बेटा पैदा होता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है महेश नाथ जी की, वो उसको दूध नहीं पिला पाती है। और भूंगी का ही भी एक बेटा जन्म लेता है, जिसकी वजह से भूंगी को बहुत ही दूध उतर के आता है और वह दूध भूंगी अपने बेटे को ना पिलाकर महेश नाथ जी के बेटे को पिलाती है और उसका पालन पोषण करती है। यहाँ पर भी बहुत ही बुरी तरह से जो छुआछूत है उसको दिखाया गया है। बच्चा ज़रूर ही दलित स्त्री के गोद में जाता है, लेकिन बच्चे की माँ जो है अपने पुत्र को ज़मीन पर रख देती है और वहाँ से दलित जो है वो दूध पिलाती है उसको उठाकर, और फिर वह वैसे ही ज़मीन पर रख देती है बच्चे को और तब उसकी माँ उठाती है। वो हाथ से हाथ में बच्चे को नहीं दे सकती है, क्योंकि वह छुआछूत की वजह से वह उससे छुआ जाएगी, ऐसा माना जाता है। और बाद में सांप के काटने से, नाली साफ़ करते हुए सांप के काटने से भूंगी का देहांत हो जाता है और उसका बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन वह जूठन पे ही पलता है। जब स्वर्णों के घर में खाना और बन जाता है, सब लोग खा लेते हैं और जब वो जूठा
फेंक दिया जाता है बाहर को, वहाँ से वो पत्तों में से जूठा उठा कर खाता है। जिसकी माँ के बच्चे का दूध, जिसकी माँ का दूध जो ऊंचे जाति के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के महेश नाथ जी हैं, उनका बच्चा पीता है और वो पलता है, उसी भूंगी का बच्चा जूठन पे पलता है। इस चीज़ को इसमें दिखाया जाता है कि उसको देने के लिए इन लोगों के पास खाना भी नहीं होता है। तो एक ये कहानी था। और गोदान में, कफन में, मंत्र में, सवा सेर गेहूँ में, इन सब में आप देखेंगे किस तरह से जो दलित साहित्य को दिखाया गया, दलित जीवन को दिखाया गया है। एक और कहानी है मंदिर, इसमें भी दलित जीवन को दिखाया गया है। मंदिर कहानी में एक माँ होती है जिसका बच्चा बहुत बीमार होता है। वो छोटे जाति के, दलित जाति की माँ जो होती है, और वो सोचती है कि मैं मंदिर ले जाऊंगी तो मेरा बच्चा जीवित बच जाएगा, ठीक हो जाएगा। और वो बहुत ही संघर्ष करती है, मंदिर का ताला तोड़ देती है रात को और वहाँ जाना चाहती है, दर्शन करना चाहती है, अपने बच्चे को भगवान के शरण में रखना चाहती है। लेकिन वहाँ पे भी वो सफल नहीं होती और उसको धक्का दे दिया जाता है और बच्चा गिर जाता है पत्थर पे और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इन्होंने मार्मिक कहानियाँ लिखी है। अभी अगर हम किसान संप्रदाय की बात करें और किस तरह से प्रेमचंद्र जी ने किसानों पे कहानियाँ लिखी है, तो किसान पे इन्होंने अंग्रेजी शासन का जो दबाव था उसको दिखाया है अपनी कहानियों में। ज़मींदारों का जुल्म को दिखाया है, जो ज़मींदार थे वो किसानों पे जो जुल्म करते थे। कृषि सहायक बैंकों की ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि किसानों के पास पैसे नहीं होते थे और वो ज़मींदारों के पास कर्ज़ लेने जाया करते थे, और वो उस कर्ज़ को वो बढ़ा के इतना कर दिया करते थे कि जो किसान थे वो उसके नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ऐसा उन्होंने दिखाया अपने लेखन में। स्वतंत्र भारत की परिकल्पना उन्होंने की, लेकिन स्वतंत्र भारत में भी किसान जो थे वो दबे कुचले हुए थे, इसको उन्होंने दिखाया। किसान और मज़दूरों का जो विकास था वो नहीं हो पा रहा था। आज़ादी के बाद भी इन चीज़ों को उन्होंने अपने लेखनी में दिखाया। ईश्वर का भय दिखाकर जो ज़मींदार थे वो किसानों को लूटते थे, उनका शोषण करते थे, इन चीज़ों को दिखाया गया है। किसानों में भी अंधविश्वास था, वो इन बातों को नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि हमारा जो पिछला जन्म है उसकी वजह से हमें ये मिल रहा है। वो ये नहीं सोचते थे कि ज़मींदार उन पे शासन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। वो उल्टा ये सोचते थे कि उनका अपने कर्म का ये बोझ है। उसके बाद जो इनको जो बेगार करना पड़ता था, जो बंधुआ मजदूरी करते थे, उन सब चीज़ों को दिखाया गया है अलग अलग कहानियों में। इन सब चीज़ों को आप, जो मैंने पिछले भी कहानियाँ जो बोली है उनमें से भी आप देखेंगे बहुत सारी कहानियाँ इनसे जुड़ी हुई है, जिसमें कि गोदान सबसे इम्पॉर्टेंट है। गोदान में गाय का दान करने के लिए, फिर सवा सेर गेहूँ, देखिए कि सवा सेर गेहूँ का जो कर्ज होता है उसको उतारते उतारते वो उसकी मृत्यु हो जाती है। विध्वंस, बलिदान, ये कहानियाँ जो है इनमें भी अब दिखाया गया है। विध्वंस में जो एक औरत होती है जो चना भूनती है, और उदय भानु पांडे का जो ज़मींदार है उसका चना वो समय पे नहीं भून पाती है, इसकी वजह से उसके घर में आग लगा देते हैं और उसी घर के आग से पूरा ज़मींदार का घर जल जाता है और विध्वंस हो जाता है। ये दिखाया गया है। 1921 की ये कहानी लिखी हुई है। और बलिदान है, बलिदान में दिखाता है कि किस तरह से जो गिरधारी है वह अपने पिता का कर्जा नहीं उतार पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और वो खेतों में मंडराने लगता है। और इसको भूत प्रेत से जोड़ा गया है कि गांव के लोग सोचते हैं कि उस खेत पे भूत है और वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि हर कोई जानता है कि प्रेमचंद्र ने समाज के सभी वर्गों की अपेक्षा किसानों के चित्रण में सबसे अधिक सफलता पाई है। आप यहाँ से कोट कर सकते हैं रामविलास शर्मा का, मैं फिर से बोल रही हूँ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि हर कोई जानता है कि प्रेमचंद्र ने समाज के सभी वर्गों की अपेक्षा किसानों के चित्रण में सबसे अधिक सफलता पाई है। वे हर तरह के किसानों को पहचानते थे, उनके विभिन्न आर्थिक स्तर, उनकी विभिन्न विचारधाराएं, उनकी विभिन्न सामाजिक समस्याएं, वे किसान जीवन के हर कोने से परिचित थे और उन्होंने हर कोने को, किसानों के हर कोने को उन्होंने उजागर किया था और किसानों के संपर्क में आने वाले शोषण की
जंगी मशीन के हर कल्प पुर्जे से वे वाकिफ़ थे। ये उन्होंने रामविलास जी ने प्रेमचंद्र के बारे में कहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन जो टॉपिक्स हैं इन पे आराम से इन पॉइंट्स को आप 2-2 लाइन भी अगर लिखेंगे तो आराम से आपके 4 पेज 5 पेज का आंसर बनेगा। एक बार आप ज़रूर घर में इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। 1-2 घंटा आपको लगेगा प्रैक्टिस में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हमारा MSD खंड 2 जो है, MSD 10 का जो खंड 2 है, इसमें प्रेमचंद्र की कहानी कला किस तरह की थी इस पे बात की गई है, और प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी भूमिका बना सकते हैं प्रेमचंद्र का जन्म वगैरह लिखकर। और प्रेमचंद्र का जन्म 1930 में हुआ था। लम्ही नामक गांव था बनारस का, वहाँ पे हुआ था। इनकी मृत्यु भी पता है कि 1900 और इनका जो प्रारंभिक कहानी जो था वो सबसे पहले तो इन्होंने, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर लेखन की बात जब की जाती है कि इनका जो कहानी कला था कैसा था, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे ये 4 तरह की कहानियाँ इन्होंने लिखा था। सबसे पहले जो सामान्य कहानी जो लोग आम चर्चा में जो रखते हैं, आम जीवन में जो लोग मौखिक रूप से कहते हैं, वैसी कहानियाँ इन्होंने लिखी। उसके बाद ये राष्ट्रवाद कहानी भी लिखा इन्होंने, आदर्शवादी कहानी लिखा, और अंत में इन्होंने समाज सुधारक कहानी का इन्होंने सूत्रपात किया। तो यहाँ पे जब कहानी कला की बात होती है तो हम आराम से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, जिसमें कि ग्रामीण जीवन का चित्रकार थे ये। आप एक पॉइंट बनाएंगे कि ग्रामीण जीवन के चित्रकार थे। अब आप इसमें आराम से लिख देंगे कि इन्होंने ग्रामीण जीवन को बहुत अच्छे से दिखाया है। 1-2 कोट कर देंगे कि किस किस कहानी में इन्होंने, बहुत सारा इनका कहानी इसमें ग्रामीण जीवन को दिखाया है, जिसमें कि 2 बैलों की कथा है, फिर आपका ईदगाह, अगर दूसरा पॉइंट देखें कि स्त्री जीवन, स्त्री विमर्श या स्त्री जीवन की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम इस तरह से डाल देंगे। फिर स्त्री के बारे में हम लिख देंगे कि इन्होंने किस किस तरह के, स्त्री के सभी तरह के चरित्र को इन्होंने दिखाया है। स्त्री के संघर्ष की, स्त्री के विरोध की बात की है इन्होंने। जब जितने भी अभी हमने स्त्री विमर्श में हमने देखा था कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, वो बातें करके हम यहाँ पे कुछ कोटेशन भी डाल देंगे कि स्त्रियों के किस किस रूप को इन्होंने दिखाया है। और तीसरा पॉइंट हम दलित जीवन देख लेंगे। अभी हमने दलितों की बात की थी, तो दलित जीवन लिखकर हम, कि जो इनकी कहानी कला थी उसमें दलित जीवन भी था। फिर इनके कृषक जीवन भी था कहानी कला में। मज़दूरों को इन्होंने उजागर किया था, मज़दूरों का भी जीवन। बाल मनोविज्ञान की बात की थी इन्होंने। वृद्धा मनोविज्ञान की बात की थी, जिसमें कि बूढ़ी काकी और बेटों वाली विधवा, ऐसी कहानियाँ हैं। आप इसको कोट कर सकते हैं कहानियों से। उसके बाद भ्रष्टाचार पे इन्होंने लिखा है, फिर सांप्रदायिकता पे लिखा है, राष्ट्र प्रेम को दिखाया है। तो ये पॉइंट्स इनकी कहानियों में, जो इनकी कहानी कला में क्या चीज़ें थी, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और लिखने की जो कला थी इनकी वो कैसी थी, तो बहुत ही सामान्य थी, आम जनता तक घर घर में पहुंचने वाली थी। और इनका जो विषय होता था बहुत ही धरातल पर होता था। कला को इन्होंने एकदम धारदार बनाया था। तो इन चीज़ों को आप आराम से लिख सकते हैं और इसको कोट कर सकते हैं इन्हीं की कहानियों से। चूँकि प्रेमचंद्र का है तो इन्हीं की कहानियाँ बहुत सारी हैं, जो आपको उस समय याद आए उस कहानी से आप इसको कोट कर सकते हैं। यहाँ से मैं बाकी कहानियों के भी 2-2 लाइन बोलती चलूँगी। यह जो मनोवृत्ति कहानी है, इसमें एक पार्क का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पे एक बेंच पे एक स्त्री सोई हुई है, और सुबह का समय है, लोग पार्क में घूमने आते हैं, और लोगों की मनोवृत्ति कैसी है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। एक बूढ़ा जो है वो क्या सोचता है उसको देखकर, एक जवान क्या सोचता है, यहाँ तक कि खुद उस माने औरत का जो ससुर है वो भी वहाँ पे आता है टहलने, और वो भी उस पर दृष्टि डालता है। वो अपना चेहरा ढक के सोई हुई होती है। इसमें नहीं दिखाया गया है कि वो क्यों सोई हुई है। वो अचानक से सुबह जब वो उठती है और फिर अपने घर चली जाती है। लेकिन लोगों की मनसा जो है, लोगों की मनोवृत्ति जो है,
वो कोई सोचता है कि टहलने आई होगी, सो गई होगी, नींद आ गया होगा। कोई सोचता है लड़के आई होगी और यहाँ पे आके सो गई होगी। तो और वो विवाहित है, चूँकि वो सिंदूर लगाई हुई है। और बहुत लोग, जो वृद्ध है, महिला है, महिलाएं भी आती है, वो भी जिज्ञासा के रूप में उसको देखती है और वो भी उसके बारे में बोलती है। कोई बोलता है कि हो सकता है कोई वेश्या हो, या कोई बोलता है कि हो सकता है कि किसी अच्छे घर की दिख रही है, हो सकता है अच्छे घर की हो। तो मनोवृत्ति में इन चीज़ों को दिखाया गया है। इसका विश्लेषण और मूल्यांकन पूछता है। तो जो पुरुष की मनोवृत्ति है जो स्त्री के प्रति, इसमें इसी चीज़ को दिखाया गया है। और आप अगर कहानी पढ़ लेते हैं, चूँकि व्याख्या का है ये टॉपिक, तो व्याख्या करने के लिए भी आपको कहानी, सॉरी, ये कहानी आपका व्याख्या के लिए नहीं है, इससे बस प्रश्न आएंगे। तो आप इसको विस्तार दे सकते हैं, लेकिन कहानी अगर पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या कुछ लिखना है। पात्र का नाम वगैरह याद हो जाता है एक बार कहानी पढ़ने से। बूढ़ी काकी बहुत बार पूछा जाता है और बूढ़ी काकी से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। रूपा के बारे में पूछा जाता है, बूढ़ी काकी के बारे में पूछा जाता है। इसमें वृद्धावस्था की मनोवैज्ञानिकता को पूछा जाता है, क्योंकि इसमें वही दिखाया गया है। और इसमें बाल मनोविज्ञान भी है, जो लाडली होती है उसके भी मनोविज्ञान को दिखाया गया है, जो कि रूपा की बेटी होती है लाडली। तो कहानी ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि बूढ़ी काकी से आपका व्याख्या भी आएगा। और कुछ पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। मन की अच्छाई को बाहर लाने के लिए प्रेरक उद्दीपक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। और वही चीज़ इसमें दिखाया गया है कि रूपा की जो मन की अच्छाई है वो बाहर आ जाता है अचानक से, जब वो देखती है कि जो बूढ़ी काकी है वो जूठा खा रही है, जिसके दिए हुए पैसों पे रूपा राज कर रही है। उसी बुढ़िया को रात को खाने के लिए नहीं मिला। दुनिया का कितने लोगों को अपने बेटे के तिलक में बुलाई और खिलाई, लेकिन उस बुढ़िया को खाना नहीं मिल पाया। तो उसको बहुत ही आत्मग्लानि भी होता है। और इसमें बाल मनोविज्ञान है और यथार्थ को सामने लाकर रखते हैं। और प्रेमचंद्र जो है वो जो सहृदयता है इंसान की, उसको इसमें एकदम आँख में आंसू आ जाता है यह कहानी पढ़ते हुए। इंसान हृदय हो जाता है, एकदम अंदर से चीज़ें आती हैं। जो पैसा का जो प्रभुत्व है उसकी ऊंचाई को दिखाया है, और मानवता के जो मानव जो है वो कितना नीचे गिर सकता है उस चीज़ को दिखाया गया है, जो रूपा को दिखाया है। यहाँ तक कि जो बूढ़ी काकी का जो भतीजा है वो भी कुछ नहीं बोलता है और वो भी बुढ़िया के विरोध में ही रहता है। सिर्फ एक लाडली है जो बुढ़िया को प्यार करती है। और भावना को चरम तक ले जाता है ये कहानी। हमारी जो भावनाएं हैं उसको चरम तक, बहुत ऊपर तक ले जाता है। तीव्रतम लालसा को दिखाया गया है, जिसपे कि कोई नियंत्रण नहीं है। जो रूपा है उसकी जो लालसा है, और संवेदना का जो चरमोत्कर्ष है उसको दिखाया गया है कि इंसान कहाँ तक गिर सकता है और इंसान की जो संवेदनाएं हैं वो कहाँ तक विचलित हो सकती है। और अगर हम बूढ़ी काकी के संदर्भ में देखते हैं तो संवेदना जागृत भी होती है उनके लिए। तो ये बूढ़ी काकी हमारा। और इसके बाद है बेटों वाली विधवा। बेटों वाली विधवा में एक महिला होती है जिसका कि बहुत ही अच्छा घर में अपना एक स्थान होता है। जब उसके पति होते हैं, उनके पति के निधन के बाद जो विधवा होती है उनका नाम फूलमती है, और उनके पति जो है पंडित अयोध्यानाथ। जब उनके मृत्यु हो जाती है तब उनके 3 पुत्र हैं, कामतानाथ, उमानाथ और दयानाथ। और एक बेटी भी होती है जो अविवाहित होती है। बेटों की तो शादियां हो गई होती है। अब यहाँ पे बेटे जो है सो अपनी माँ से किसी तरह से सारे जो पैसे रखी रहती हैं, गहना रखे रहती हैं, सारा चीज़ उनसे धीरे 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 अपने पास इकट्ठा करने लगते हैं, और अपनी माता को कोई स्थान घर में नहीं देना चाहते हैं और सब कुछ अपने अंडर में करने लगते हैं। तो ये सामाजिक जो क्रूरता है, विडंबना है, उसको दिखाया गया इसमें। यहाँ तक कि अपनी बहन की शादी के लिए भी वो अपना योगदान नहीं देना चाहते हैं, और जैसे तैसे अपनी बहन का शादी करने के लिए अपनी माँ को विवश करते हैं। और घर में जो उनकी माँ का जो स्थान दिखाया गया है धीरे 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 बहुत ही गिरते जाता है, और एक घर का सब काम करने वाली एक महिला के रूप में उनको दिखाया गया है कि आखिर में वो पूरा घर का काम निपटाती है, करती है, और अंततः वो जाती है गंगा जी नहाने। और उसके बाद उनको वहाँ पे
उसके बाद वो देखी नहीं जाती है, शायद उनका वहाँ पे निधन हो जाता है, वो गंगा जी में शायद डूब जाती हैं। अब कैसे डूबती हैं ये नहीं बताया गया यहाँ पे, चाहे तो गलती से डूबती हूँ या फिर जानबूझकर कूद जाती हैं, ये नहीं दिखाया गया है। इसमें स्वार्थ, अन्याय, अत्याचार, छल, कपट, चालाकी, पाखंड, ऐसे व्यवहार को दिखाया गया है। जो उनके बच्चे हैं उनको, इन सबको जीवंत बनाकर दिखाया गया है। तो एक विधवा का जो जीवन होता है वो किस तरह से बेटों के होते हुए भी बाद में कैसा हो जाता है। फूलमती को जो वो तड़पती है, परेशान होती है, फिर भी वो अपने जो मन है उसको शांत रखती है, स्थिर रखती है। तो इन चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। आप इस तरह से इसको एक बार ज़रूर ये कहानी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये भी कहानी व्याख्या में आने वाला है।